हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी जो कि भूगोल है, उसका चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जल यानी कि वाटर। ठीक है, तो इसको जलमंडल भी बोल सकते हैं। हमने अपने पर्यावरण को 4 भागों में बांटा है: स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। तो अब स्थल मंडल और वायुमंडल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जल या जलमंडल के बारे में। तो दोस्तों, देखा होगा आपने कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प जो है वो संघनित होकर बादलों का रूप ले लेती है। और यहाँ से ये वर्षा, हिम या हिम वृष्टि, ओला, ओस के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, नीचे गिरता है। तो इसी प्रक्रम को, ये जो प्रक्रम है जो लगातार चलता रहता है, ठीक है। और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच जो प्रक्रम चलता है उसी को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ठीक है, जल का जलवाष्प के रूप में संघनित होना, फिर वर्षा के रूप में या वर्षण के रूप में पृथ्वी पर वर्ष जाना ही जल चक्र कहलाता है। देखिए यहाँ पे वाष्पीकरण हुआ, फिर संघनन की क्रिया हुई, फिर वर्षण हुआ। वर्षण जो है ओले के रूप में भी हो सकता है, बर्फ के रूप में भी हो सकता है, ओस के रूप में भी हो सकता है और वर्षा के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अलवड़ जल का मुख्य स्रोत क्या है। जल दो प्रकार के होते हैं: लवणीय जल और अलवणीय जल। ठीक है, तो अलवड़ जल के जो मुख्य स्रोत है वो नदी है, ताल है, सोते हैं एवं हिमनद। हिमनद मतलब ग्लेशियर। ठीक है, तो महासागरों में समुद्र का जो जल है वो अलवणीय होता है। कैसा होता है? लवणीय होता है। महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है, जबकि नदी, नाले, नदी, ताल, सोते, हिमनद, इनका जल कैसा है? अलवणीय है। इनमें से अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाता है। जो लवणीय जल है उसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि लवण पाए जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे जल चक्र का ये चित्र देख लिया हमने कि जल चक्र जो है किस तरह से काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रमुख समुद्र, महासागर दिए गए हैं, नदियां भी दी गई हैं और झीलों के नाम भी दिए गए हैं। तो सबसे पहला आता है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तथा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। ठीक है, ये लगभग सर्कुलर है। इसकी जो शेप है लगभग गोलाकार है, मान के चल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है: उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। तीसरा महासागर है आपका हिंद महासागर। ठीक है, तीसरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। चौथा आपका आर्कटिक सागर, ये आर्कटिक महासागर। और पांचवा आपका हो गया दक्षिणी महासागर, जो कि अंटार्कटिका के इर्द गिर्द चारों तरफ फैला हुआ है। अब कुछ झीलों के बारे में, झीलों के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए। एक सेपरेट क्लास लाएंगे झीलों के बारे में, नदियों के बारे में। अब हम महाद्वीप देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ये हो गया एशिया आपका, ये हो गया यूरोप आपका, यूरोप वाला क्षेत्र, अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया और आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं। प्रमुख नदियों के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल के वितरण की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर जो भी जल है उसके वितरण की बात कर लेते हैं। तो वितरण की बात करें तो महासागरों में कितना जल विद्यमान है? 97.3%। ठीक है, फिर आगे आपका बर्फ छत्रक जैसे हिमानी हो गए, ग्लेशियर हो गया, ये कितना है? 2%, सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है? भूमिगत जल है। ठीक है, आपका ग्राउंड वाटर कितना है? 0.68%। ठीक है, ये परसेंट में है डेटा सारा, याद रखिएगा परसेंट में है। फिर आता है आपका झीलों का अलवणीय जल, मतलब जो सॉल्ट नहीं है जिसमें, वो आता है 0.009। ठीक है, 0.009। ठीक है, अब आते हैं नमकीन झीलें, लवणीय झीलें, उसमें भी कितना है? 0.009। ठीक है, अब आता है वायुमंडल में। वायु में जलवाष्प के रूप में कितना जल है? 0.0019%। देखिए कितना कम है, फिर भी बारिश होती है। ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज है, अगर वो ये वॉल्यूम देखें तो ये बहुत अधिक होता है। अब सबसे कम जल जो है वो नदियों में है, कितना? 0.0001%। यानी कि
10,000वां भाग है। कितना? 10,000वां भाग है। अगर टोटल जल 10,000 है, ठीक है, तो उसका एक भाग जो है वो नदियों में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। टोटल कितना हो गया? 100%। अब बात कर लेते हैं लवणता की। लवणता क्या है? ठीक है, तो लवणता क्या है? प्रति 1,000 ग्राम, 1,000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा जो है वो लवणता कहलाती है। जो महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35 भाग प्रति 1,000 ग्राम, मतलब 35 पार्ट प्रति 1,000 ग्राम पर लवणता नापी जाती है, और ये औसत लवणता है। ठीक है, इजराइल का जो मृत सागर है उसकी लवणता कितनी है? 340 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 340 ग्राम लवण पाया जाता है। और तैराक इसमें प्लवक कर सकते हैं, मतलब बिना किसी एफर्ट के तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसको सघन बनाती है। इसकी डेंसिटी जो है वो अधिक हो जाती है हमारी बॉडी की डेंसिटी से, तो आसानी से आप तैर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं महासागरीय परिसंचरण की, क्योंकि हम जल की बात कर रहे हैं तो महासागर कैसे अछूते रह सकते हैं। तो महासागरीय परिसंचरण कई रूपों में होता है। ठीक है, महासागर की जो जल की गतियां हैं वो तरंगे भी हो सकती हैं, ज्वार भाटा हो सकती है, और धाराएं भी हो सकती हैं, समुद्री धाराएं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और जब जल संरक्षण की इसमें बात भी की जाती है। क्यों मनाया जाता है? जल संरक्षण के लिए, क्योंकि आपने देखा है 97% जो जल है वो पीने योग्य नहीं है, मात्र 2.5% जल जो है वो पीने योग्य है। ठीक है, कितना? 2.5 या 2% जो जल है वो ही पीने योग्य है। 98-97% जल जो है वो खारा है। ठीक है, समुद्री जल है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जब समुद्री सतह पर पवनें बहती हैं तो तरंग उत्पन्न होती है। तरंगें कब उत्पन्न होती हैं? हवा के कारण। जितनी अधिक तेज हवा होगी उतनी ही तेज तरंगें उत्पन्न होंगी, उतनी ही बड़ी तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो तरंगों के बारे में हम देखते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता एवं गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। आपने किसी तालाब में देखा होगा, आप एक कंकड़ फेंकेंगे, तालाब में आप एक कंकड़ फेंकिए तो बहुत सारी रिपल्स आती हैं, बहुत सारी तरंगे निकलती हैं जो किनारे पे जाके खत्म हो जाती हैं। तो उसी तरह सागर में भी तरंगे उठती हैं, और ये तरंगे हवा के द्वारा उठती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा था, महासागरों के बारे में देखा था। ये आर्कटिक महासागर हो गया, आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो गया, उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया, पैसिफिक हो गया। ठीक है, आपका इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक हो गया, और यहाँ पे आपका सदर्न ओशियन भी हो गया। ठीक है, सदर्न ओशियन आपका अंटार्कटिक के आसपास इर्द गिर्द रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सुनामी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुनामी क्यों आती है? तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। तूफान के कारण भूकंप, इसके इतर अगर भूकंप आ जाए, समुद्र में ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, या जल के नीचे भूस्खलन हो जाए, ठीक है, तो महासागरीय जो जल है वो अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है? 15-15 मीटर ऊंचाई की ज्वारीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। किन्हें? सुनामी कहते हैं। अब सुनामी किसका शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। ठीक है, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जापानी शब्द है। जापान ने ये नाम दिया है सुनामी। आपने देखा होगा 2004 में भारत में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सुनामी आई थी, जिससे भारी तबाही हुई थी। कई लाख लोग मारे गए थे, कई लाख लोग बेघर हो गए थे। ठीक है, तो 2004 में जो सुनामी आई थी वो भारतीय तट पर अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वो डूब गया था। ठीक है, अब दूसरी तरीके की तरंगे होती है तीसरे प्रकार की, जो जिनको बोलते हैं ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार मतलब उठना और नीचे गिरना, भाटा जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट पर बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। ठीक है, ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है या पीछे हट जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, जब जल उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, जब जल
नीचे गिरता है अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तो उसे भाटा बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर आता है। ठीक है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अवकर्षित होता है, अपनी तरफ खींचता है चंद्रमा, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ध्यान रखिएगा, उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ये पूर्णिमा या अमावस्या की स्थिति होती है। ये पूर्णिमा हो गई आपकी और ये अमावस्या की स्थिति है। तो ये सीधी रेखा में होते हैं, जिसके कारण इनका जो इक्विवेलेंट जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अधिक होता है। ठीक है, इसके कारण बृहत ज्वार आते हैं। लेकिन जब चंद्रमा प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है, ठीक है, किसमें, प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो निम्न ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है, निम्न ज्वार भाटा आता है। और ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी बोलते हैं। ये वाली स्थिति यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ये वाली स्थिति। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर के तटरेखा तक ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, जिससे जहाज जो है बंदरगाह पहुंचने में सहायक हो जाते हैं। और उच्च ज्वार के कारण मछली पकड़ने में भी मदद मिलती है। उच्च ज्वार के कारण अनेक मछलियां तटों के निकट आ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले तट उतार चढ़ाव से क्या होता है, विद्युत उत्पादन भी संभव हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक चौथी प्रकार के संचरण के बारे में, महासागरीय परिसंचरण के बारे में, जिसको बोलते हैं महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं क्या है, एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। और महासागरीय धाराएं गर्म भी हो सकती हैं, ठंडी भी हो सकती हैं। ये सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ से उठती हैं, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की तरफ प्रभावित होती हैं। उसी तरह से जो ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं वो ध्रुवों के निकट उत्पन्न होती हैं, उच्च अक्षांशों पर, और उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की तरफ प्रवाहित होती हैं। जैसे लेब्राडोर की महासागरीय धारा है शीत जल धारा है, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम धारा है वो गर्म जल धारा है। ठीक है, और ये अपने जहां जहां उत्पन्न होती हैं वहां के तापमान को भी प्रभावित करती हैं, जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। ध्यान रखिएगा, गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, जहाँ ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती है, क्योंकि वहां मत्स्य उत्पादन अत्यधिक होता है। जापान के आसपास का क्षेत्र मान लीजिए जहाँ पे यूरोशियो क्यूरोशियो जलधारा मिलती है, अमेरिका का पूर्वी तट मान लीजिए आप। ठीक है, ग्रांड बैंक वगैरह ये क्षेत्र जो है यहाँ पे मत्स्य उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं पाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं धाराओं की, जल धाराओं की। ये आपको दिख रहा होगा अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। ये आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका। ये आपको अफ्रीका दिख रहा है। ये आपको एशिया दिख रहा है। ठीक है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो धारा है ये गल्फ स्ट्रीम धारा है। ये पीले पीले जो अक्षर बने हुए हैं, पीले पीले जो मार्क लगे हुए हैं, ये सारी गर्म जल धारा है। और जो नीले कलर में है ये आपके हो गई है ठंडी जल धारा। तो लेब्राडोर की जो धारा है ये ठंडी है, इरमिंगर की जो धारा है ये गर्म है, कनारी की जो धारा है ठंडी जल धारा है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर दिख रही होगी आपको। एक बेंगुला की धारा है, ये भी पश्चिमी तट पर दिख रही होगी। जहां जहां ठंडी जल धाराएं पाई जाती हैं वहां पे क्या होता है, मरुस्थलीय जलवायु का होना स्वाभाविक माना जाता है। वहां पे मरुस्थल उत्पन्न होते हैं, और ये ज्यादातर होते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर। कहाँ पे, महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर, जिसके बारे में, इन जलधाराओं के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, अभी 7th क्लास का पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। जैसे यहाँ पे हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। कभी कभी ये जो जलधारा है
गर्म जल धारा उत्पन्न हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एल नीनो की संभावना बढ़ जाती है। एल नीनो की परिघटना होती है, जिसके कारण जो साउथ ईस्ट मानसून है, भारतीय मानसून पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कैलिफोर्निया की धारा है, ये भी ठंडी जल धारा है। अलास्का की जो धारा है, ये गर्म जल धारा है, जिसके कारण अलास्का क्षेत्र में काफी ये सुखद है, आरामदायक है अलास्का के क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है। लेकिन अलास्का की धारा के कारण यहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, तो यहाँ पे भी मरुस्थल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मरुस्थल, जलधाराएं, नदियां, झीलें, इनके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो से कवर करेंगे। यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा है, ये आती है कहाँ से, भूमध्य रेखा से आती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से। सोमालिया की धारा है, सुषमा धारा है, क्यूरोसियो धारा है, और ओयो या क्यूराइल धारा है। क्यूरोसियो और क्यूराइल धाराएं जब यहाँ पे मिलती हैं, तो यहाँ पे गर्म और ठंडी जल धाराएं जब मिलती हैं, तो यहाँ पे मछली उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो जापान जो है, जापान मछली उत्पादन में काफी आगे है। उसी तरह यहाँ पे ग्रैंड बैंक वगैरह है अमेरिका में, यहाँ भी मछली उत्पादन की संभावना रहती है। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, नौ संचालन में बाधा भी उत्पन्न होती है, कोहरा उत्पन्न होता है। अब चलिए प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो वर्षण क्या है, मतलब जल का किसी भी रूप में बरसना वर्षण कहलाता है, चाहे वो ओला हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ओस हो, चाहे वो हिम हो या सहिम हो, वो सारी चीजें वर्षण कहलाती है। जल चक्र क्या है, जल चक्र एक रूप से दूसरे रूप में जल का जो परिवर्तन है, एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे जल का वाष्पीकरण होना, फिर उसका संघनन होना, संघनन के पश्चात उसका वर्षण होना, वर्षण के पश्चात फिर वो नदी नाले झीलों में चला जाना, एक चक्र कंप्लीट होता है, इसी को जल चक्र बोलते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या है, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारण क्या है। लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले बहुत से कारण हैं, जैसे हवा है, तेज हवा चलेगी तो लहरें ऊंची आएंगी। मान लीजिए भूकंप आ गया समुद्र में, मान लीजिए हिमस्खलन हो गया, मान लीजिए ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, इत्यादि जो कारण है वो लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं। एक तो तापमान हो गया, महासागरीय गति को प्रभावित करने वाला तापमान हो गया, आपका घनत्व हो गया, आपका अक्षांशीय स्थिति हो गई, ठीक है, हवाएं हो गई, ये सारी चीजें जो है महासागरीय जल की गति को प्रभावित करते हैं। ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है, जो चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण ज्वार भाटा आता है। ज्वार की स्थिति कब होती है, जब समुद्र का जो जल स्तर है वो उठ जाता है, और जब समुद्र का जल स्तर अपने निम्नतम स्तर पर होता है तो उसको भाटा बोलते हैं। तो यही इसी कारण उत्पन्न होते हैं, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। महासागरीय धाराएं क्या है, महासागरीय धाराएं क्या है, एक निश्चित दिशा में वर्ष भर महासागरों के जल का जो संचरण है वो वर्ष पर्यंत चलता रहता है। वो गर्म जल ठंडे अक्षांशों की तरफ और ठंडे अक्षांशों से गर्म अक्षांशों की तरफ जल का जो संचरण है वही महासागरीय धाराएं हैं। अभी आपको बताया था। कारण बताइए, समुद्री जल नमकीन होता है, बिल्कुल नमकीन होता है, क्योंकि समुद्री जल में लवण घुले होते हैं। जब ये मात्रा अधिक हो जाती है तो जल लवणीय हो जाता है। जो हम पानी पीते हैं उसमें भी लवण होते हैं, लेकिन वो एक निश्चित मात्रा में होते हैं, ठीक है। लेकिन समुद्री जल में लवणों की मात्रा अधिक होती है। जल की गुणवत्ता क्या है, ह्रास हो रहा है, बिल्कुल ह्रास हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। जल प्रदूषण इसका सबसे बड़ा कारण है, जो जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, क्योंकि नदियों में प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। उसके बहुत सारे कारण हैं, फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों से जाने वाला गंदा जल है, नदी नालों से जाने वाला गंदा जल है। तो इससे कारण क्या हो रहा है, जो पीने का पानी है वो कम होता जा रहा है। आगे देखते हैं, सही उत्तर चयन कीजिए। वह प्रक्रम जिस पर जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच एक चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, दोनों में से कोई नहीं। तो सामान्यतः जो गर्म जल धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं हैं, वो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। वहीं दूसरी ओर जो ठंडी महासागरीय धाराएं हैं वो ध्रुवों की ओर उत्पन्न होती हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है, कैस्पियन सागर, ज्वार भाटा, सुनामी, महासागरीय धारा, विशालतम झील, लवण में आवधिक उतार चढ़ाव, ठीक है, जल में तीव्र तूफानी तरंगे, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली जल धाराएं और जल चक्र। तो कैस्पियन सागर क्या है? कैस्पियन सागर क्या है? एक तो पहले कर लेते सुनामी। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? तीव्र भूकंपीय तरंगों के कारण सुनामी उत्पन्न होती है। किसके कारण? तीव्र भूकंपीय तरंगों के कारण। महासागरीय धाराएं क्या है? निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली धाराएं। ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा क्या है? जल में आवधिक उतार चढ़ाव, उसके स्तर में उतार चढ़ाव। अब बात कर लेते हैं कैस्पियन सागर की। कैस्पियन सागर क्या है? विशालतम झील है। पृथ्वी पर विशालतम झील जो है वो कैस्पियन सागर है। लेकिन अभी यहाँ पे एक बात बता दूं कि अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से देखें तो जो लवणीय जो जो झील है, सबसे बड़ी जो झील है वो बैकाल लेक है, बैकाल झील। और जो सतही क्षेत्रफल के आधार पे देखें वो सुपीरियर झील है। ठीक है, तो इस तरह से ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत